भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी। उसकी तैयारी मजबूती से करनी होगी। 2022 का जनादेश जो 5 राज्यों में आए वो 2024 के लिए संदेश नहीं हो सकते हैं। बैटल ऑफ इंडिया विल बी फॉट एंड डिसाइडेड इन 2024 एंड नॉट इन एनी स्टेट इलेक्शन। ये बातें प्रशांत किशोर ने कही और प्रशांत किशोर ने इस बात को रख करके कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा छेड़ दिया है 2024 के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में जीत के बाद दबाव बनाना चाहती है और कहीं ना कहीं अपने विरोधियों पर एक बढ़त हासिल करने के फिराक में है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। भोरे भोर में हम आपको इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद इस देश में बदली हुई जो हालात हैं, माहौल हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कम आंकना भूल हो सकती है और वहीं क्या कुछ होगा भीतर खाने में, ये अभी तक खुल करके सामने नहीं आया है। नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन होगा, ये बातें भी खुलकर सामने नहीं आई हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, देश भर में भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ जो उनकी सेटिंग गेटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि भारत के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तय की जाएगी, किसी भी राज्य में नहीं। साहेब यानी वो प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं कि यह जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर एक एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए राज्य के परिणामों पर भी उन्माद पैदा करने का एक चतुर प्रयास किया जा रहा है। गिरो मत या इस झूठी कथा का हिस्सा मत बनो, यानी साफ तरीके से प्रशांत किशोर ने एक संदेश दिया है जो गैर भाजपा दलों के लिए बेहतर संदेश माना जा सकता है। आपको बता दें कि चर्चा ज़बरदस्त शुरू हुई थी और कहा यह गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वो गेम प्लान रचा है, एक ऐसा ताना बाना बुना है, एक ऐसा जाल बिछाया था जिस जाल में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश फंस गया और इसके साथ साथ कई राज्य। लेकिन पंजाब एक अलग संदेश दे करके गया है। इस देश के 5 राज्यों ने जो संदेश दिया है वो संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का रसूख कम नहीं हुआ है और न प्रभाव नरेंद्र मोदी का कम हुआ है। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े गए थे और जीते भी गए हैं। मुख्यमंत्री का सीधे हार जाना उत्तराखंड में इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले गुजरात में प्रशांत किशोर ने, जो आप सभी जानते हैं, काम किया था बीजेपी के लिए, वो जदयू के लिए भी काम कर चुके हैं 2015 में और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। प्रशांत किशोर हर चुनाव से पहले और नतीजों के बाद अपना विश्लेषण देते हैं। इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर की टीम ममता बनर्जी की टीम के लिए, टीएमसी के लिए रणनीति बनाई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के दावेदारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है और जब तक नेतृत्व नहीं आएगी तब तक कोई दैवीय अधिकार, दैवीय शक्ति उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकती है। खासकर जब पार्टी में पिछले 10 वर्षों से 90% से अधिक चुनाव हार गए हों तो ऐसी स्थिति में उन्हें समीक्षा करनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपने पार्टी का संचालन करना चाहिए। ये सारी बातें कहने के बाद प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है और इस सवाल को लेकर के उनका सीधे कहना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम से ये तय नहीं होगा कि इस देश के गद्दी पर 2024 में कौन बैठेगा। आपको बता दें कि प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी सजग हो, अलार्म उसके लिए है कि आगे किसी भी तरह से कोई बड़ा परिवर्तन इस देश में हो सकता है। इस देश के लोगों का मिजाज अलग तरह का है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने जो आधार थे, पुराने सीट थे, उन्हें नहीं बचा पाई है। 57 विधानसभा सीटें उसके हाथ से फिसल गई हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के चेहरे पर जनता ने जताया था विश्वास। अखिलेश ने चुनाव में अकेले दम पर बढ़ाया 10% से ज़्यादा वोट। इसका मतलब सीधा है कि इस वोटों के गणित में जो हम आपको लगातार समझाते आ रहे हैं, चाहे वो भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी हों या फिर खूंटा ठोक में, पंचनामा में हम लोग अलग अलग तरीके से आपको समझा रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान से रखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल इस बार जनता ने अपनाया है और जनता को कहीं ना कहीं एक जगह
पोलराइज होने की बात और उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से की है। लेकिन राज्यों और देश के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। जो जीता वो सिकंदर, ये कहा जाता है, लेकिन इन गुलाल और रंग के बीच में जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात की तरफ अभी भी सशंकित है कि 2024 में परिणाम क्या होंगे। 2024 के लिए बड़ी तैयारी चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चेहरा कौन होगा। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में 2023 में भी चुनाव होने हैं और उन राज्यों में भी नीतीश कुमार निसंदेह चुनाव लड़ेंगे, भगवा खेमेंगे। तमाम चुनौतियों के बाद विजय पताका तो लहरा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 57 विधानसभा सीटों से फिसल कर ये तो क्लियर हो गया कि भाजपा रणनीतिकारों के लिए समीक्षा का विषय है और आखिर ये वक्त है जहां 2024 के चुनाव की तैयारियां और प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाने की जो तैयारी चल रही है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। 2017 के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत इन 5 वर्षों में मात्र 1.63% बढ़ा है। अकेले अखिलेश यादव ने सपा के वोट बैंक में 10.23% की बढ़ोतरी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि इस देश की जनता और खास करके देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनता क्या सोचती है। 2022 का जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए स्पष्ट संदेश है कि भगवा और लाल हरे के बीच में जबरदस्त सत्ता संघर्ष चलेगा। इसे कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि 80 लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी रखने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम सीधे तौर पे आगामी लोकसभा चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है और वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया है। विपक्ष को ये बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी से अगर लड़ाई लेनी है तो एक मजबूत गठबंधन तैयार करना होगा और जिसका संकेत कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट तरीके से दे दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को संदेश दिया है कि यदि कांग्रेस चाहे तो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाया जा सकता है। कल तक जो तैयारियां चल रही थी वो आपने देखा होगा। तैयारियों में एक बात स्पष्ट नज़र आ रही थी कि ममता बनर्जी अपने हिसाब से लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी, वहीं सोनिया गांधी ने G23 की तैयारी शुरू की थी। इन तैयारियों में लालू प्रसाद की भी अहम भूमिका थी और अंततः नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात इस दिशा में एक अलग तरह की कहानी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को कम आंकना या फिर बिहार में नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल को कम आंकना या फिर बंगाल में, महाराष्ट्र में या झारखंड में कम आंकना गैर भाजपाई सरकारों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। समाजवादी पार्टी 47 सीटें 2017 में मिली थी, वह भाजपा से 265 सीटों के फासले पर थी, जबकि इस बार अपने खाते में 64 सीटों का इजाफा करते हुए 111 पर पहुंच गई है और भाजपा से यह सिर्फ 144 सीटें पीछे है। समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में भी बढ़िया उछाल आया है। आपको बता दें 2017 में 21.82% वोट मिला था, जो 10.23% की बढ़त के साथ 32.5% हुआ। आपको याद होगा कि हम बार बार इस बात को बता रहे थे कि एक तरफ मुस्लिम वोट, दूसरी तरफ यादव वोट और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का A to Z का फार्मूला हम पहले भी बता रहे थे कि 15 से 17% वोट मुस्लिम समाज का है, वहीं यादवों का वोट भी है और इसे जोड़ दिया जाए तो ये 34-35% होते हैं, जिसमें से 32% आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर बड़ी लड़ाई हो और एकजुटता हो तो ऐसी स्थिति में जवाब दिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा को सहेजना होगा अपने वोट बैंक को, वरना उसके हाथ से देश फिसल जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ देश के अन्य गैर भाजपाई जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की मंशा, ये सारी बातें अगर एकजुट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संदेश देने का काम होगा और इस देश की जनता के सामने भी एक बड़ा संदेश होगा। कहीं ना कहीं ये बात कहने की तैयारी और नीतीश कुमार लगातार जो अपने नेताओं से मिल रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक पदार्पण हो चुका है, निश्चित रूप से बिहार खाली करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी आनाकानी नहीं करेगा और खुल करके समर्थन करेगा। वहीं आपको बता दें कि भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन
जनता किसी के गुलाम नहीं है और न किसी के बस में है। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जिस तरह से संदेश प्रशांत किशोर ने दिया है, वो देश के राष्ट्रीय राजनीति में हर राज्य को अपनी भूमिका सही साबित करने के लिए एक बड़ा अवसर है। 2024 में यदि चूक गए तो फिर आगे हमने आपको खबरों में बताया है कि बहुत मुश्किल होगी, और तब एक नया जो दौर है, योगी का दौर शुरू होगा। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2024 से 2029 तक अगर रहते हैं तो उसके बाद सीधे तौर पे इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लड़ाई अगर जीतनी है तो 2024 में ही सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसकी तैयारी प्रशांत किशोर ने शुरू कर दी है। और नीतीश कुमार भी शायद उस तैयारी का हिस्सा बनने के लिए अपनी हामी भर चुके हैं, क्योंकि पटना में पूरी तरह से प्रशांत किशोर के कार्यालय का खुलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश की राजनीति में 2024 एक अहम मोड़ होगा, और उस मोड़ में नीतीश कुमार जरूर खड़े मिलेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।